अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारी 4.1 एक्सरसाइज है ना उसको कंप्लीट करेंगे। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। जितने भी जुज हैं सबको ही सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर वो है अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शंस है ना इनकी डोमेन मालूम करनी है। तो आइए बारी बारी करके इनकी डोमेन में आपको दिखाता हूँ कि इनकी डोमेन कैसे मालूम करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है एफ इंटू एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय एक्स। अब आपको पता है कि इसका जो रूल है ना, वो पहला रूल ये है कि कभी भी जो डिनोमिनेटर है ना वो ज़ीरो नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा ना तो वो फंक्शन जो है वो डेफिनेट नहीं होगा, वो फिर इन्फिनिट हो जाएगा। और इन्फिनिट जो फंक्शन है ना वो हम नहीं करते, वो मैंने आपको बताया हुआ कि ये देखें, अगर ये कैलकुलेटर है तो यहाँ पे मैं अगर एक को तकसीम ज़ीरो करता हूँ तो ये मैथ के अंदर है कि आप इस किसी भी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो आए अब इसका हम मालूम करते हैं कि इसकी डोमेन क्या होएगी। डोमेन आपको पता है इनपुट्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या क्या इनपुट हो सकती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी अगर इफ़ वी प्लेस x इज इक्वल टू ज़ीरो, वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो प्लेस कर दूंगा ना, यहाँ पे ज़ीरो, तो ये तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इन्फिनिट तो मैंने नहीं करना। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर ये है कि डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स अदर देन ज़ीरो। ये इसका आंसर है कि ज़ीरो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता, x की वैल्यू में ज़ीरो नहीं दे सकता, x को मैं इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको इज इक्वल टू ज़ीरो कर दूंगा तो ये इन्फिनिट बन जाएगा। तो इसको मैंने जीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसके आंसर के अंदर आ जाएंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद दूसरा जो इसका बी पार्ट है वो है g इंटू टी, टी डिवाइडेड बाय 3। अब इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है कि इसको हम इसके जितने भी नंबर है ना, जितने भी पॉसिबल नंबर है 1 2 3 4, वो सारे नंबर हम टी की जगह पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि टी जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, वो इनोमिनेटर में है, वो बटे के ऊपर है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर दूं, कोई मसला नहीं है, किसी तरह का कोई जो है ना वो इशू नहीं है। तो इसमें आ जाएगा कि जितने भी नंबर है, एवरी पॉसिबल नंबर जो है वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, वो इसकी डोमेन में आएगा। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डोमेन ऑफ g इंटू टी इज एवरी पॉसिबल नंबर। उसके बाद जो इसका सी सेक्शन है, सी सेक्शन आप देख सकते हो कि h इंटू वी, और v जो है अंडर रूट में v माइनस 2 लिखा हुआ है। अब पहला रूल तो ये था इसका कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। पहला इसका जो था ना वो रूल ये है। अब दूसरा रूल इसका ये है कि जब भी कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर होएगी, अंडर रूट को आपने क्या करना है, आपने अंडर रूट को कर देना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या किया, आपने जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू थी v माइनस 2 उसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपने लिख देना है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद ये जो माइनस का 2 है ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा v ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अब इसकी जो वैल्यू आ गई है वो आप ये लिखेंगे, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2। जो v है ना, जो जो u है, इसके अंदर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से आगे जितनी वैल्यूज आती हैं वो आप सारी इसकी डोमेन के अंदर शामिल कर सकते हैं। इससे छोटी जो होगी ना, एक या एक से छोटी है, वो आप नहीं कर सकते। ग्रेटर देन इज इक्वल टू जितनी वैल्यूज हैं वो सारी इसकी डोमेन में आ जाएंगी। उसके बाद जो डी सेक्शन है, डी सेक्शन के अंदर उसने बोला हुआ है h इंटू वाई इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे मैंने किया हुआ है y इज ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पे तो आप कह रहे थे कि ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने सिर्फ ग्रेटर देन किया हुआ, इज इक्वल टू नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया कि अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाता हूँ और मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लिखता हूँ ना, तो ये y का जजर 0 करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा है कि y से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी जो है वो यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं किया, ग्रेटर देन किया। उसके बाद मैंने ये y लिख दिया, ये y इधर आ गया, ये ग्रेटर देन लगा दिया। इसी तरह से सेम, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिखी, इसी तरह अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। इक्वल टू का साइन क्यों नहीं लगाया वो मैंने आपको बता दिया कि इक्वल टू का साइन अगर लगाऊंगा और यहाँ पे 0 पुट करूंगा
तो जीरो का जज़र जीरो ही होता है और डिनोमिनेटर में तो जीरो होना नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो करूंगा तो ये फंक्शन ही सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, ग्रेटर देन जीरो कर दिया मैंने। अब इसमें आ जाएगा ऑल वैल्यूज ऑफ y ग्रेटर देन जीरो। y ग्रेटर देन जीरो जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी इसकी डोमेन के अंदर आ जाएंगी। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका ई सेक्शन है। ई सेक्शन के अंदर उसने अच्छा इसका जो ई पार्ट है उसको हम देखते हैं कि जी उसमें क्या किया हुआ है। इसमें जी सबसे पहले ये आपको एक साइन नजर आ रहा है, इसको कहते हैं सही। सही इंटू एक्स, यानी कि ये फंक्शन को लिखने का तरीका यही है। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी एफ लिख लें, ए लिख लें, एच लिख लें, सही लिख लें, जो मर्जी लिख लें आप। तो ये सही इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस 8। इसमें आप देख लें, इसमें वो डिनोमिनेटर में देखूंगा कि डिनोमिनेटर जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो बटे से नीचे वाली है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 प्लस का तो जाके ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं माइनस का 8 अगर पुट करूंगा तो माइनस का 8 प्लस का 8 ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो तो नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा कि ये जो मेरे पास एक फंक्शन है ना, इसके अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू 8 -8 नहीं पुट कर सकता, बाकी सब कुछ पुट कर सकता हूँ। तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सपेक्ट -8। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे आ जाए जी, आगे f है। f के अंदर ये देख लें जी, ये 5 इंटू यू और यहाँ पे ये है जजर का। मैंने आपको कहा है जब भी जजर होएगा तो आंखें बंद करके आपने जो उसके अंदर वैल्यू है ना उसको इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो कर देना है। आपने इसको आपने इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो किया, ये प्लस का 3 है, ये उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 5u इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और उसके बाद ये 5 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा u ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/5। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी, इसकी डोमेन आएगी डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/5। -3/5 से जो ग्रेटर देन वैल्यूज इक्वल टू और ग्रेटर देन वैल्यूज वो सारी इसकी डोमेन के अंदर आ जाएंगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो हमारा हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 का, 4.1 का यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं? इसके पार्ट हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं इसके 6 थे, इसके 5 हैं। इनको बारी बारी करते हैं हम। तो आइए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं इसको। सो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो स्टार्ट हो रहा है और उसका ये ए पार्ट है। ए पार्ट में वो कहता है कि जी f इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब इसके अंदर किस किस की वैल्यू पुट करनी है? एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 3 पुट करना है और एक दफ़ा -4 पुट करना है। जब मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे इसकी जगह पे, तो ये 2 वैसे रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगा प्लस 1, ये 0 हो जाएगा और ये 1 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे 3 पुट करूँगा, ये जो उसने 3 दूसरा बोला हुआ है, यहाँ पे 3 पुट करूँगा, ये 6 हो जाएगा, 1 प्लस होगा तो ये 7 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा इसमें -4 पुट करो। -4 जब पुट करूँगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस के 8 में से जब एक मैं जमा का कर दूंगा तो उसमें बाकी माइनस का 7 रह जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, पार्ट बी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका जो उसने फंक्शन बनाया हुआ है h इंटू एस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर -4। उसमें वो कहता है एक दफ़ा h की वैल्यू 3 पुट करो, एक दफ़ा जज़र 2 पुट करो, एक दफ़ा 4/3 पुट करो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं h3 की वैल्यू, अगर h की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, यहाँ पे 3 पुट किया मैंने, यहाँ पे 3 पुट किया, ये 3 का स्क्वायर आ गया और उसमें से 4 माइनस करना है। 3 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 9 बनेगा, 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बाकी 5 रह जाएगा। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर √2 हम इसमें पुट करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने s की जगह पे √2 किया और -4 उसकी जगह पे कर दिया। √2 से ये √ इस 2 से ख़त्म हो गया, बाकी ये 2 रह गया और 2 और ये बाकी -4 रह गया, ये 2 रह गया और -4 रह गया और -2 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम h की वैल्यू 4/3 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने s स्क्वेयर की जगह पे, यानी कि s की जगह पे 4/3 पुट किया और ये इसका स्क्वेयर आ गया और उसमें -4, 4 का स्क्वेयर आ गया 16, 3 का स्क्वेयर आ गया 9।
तो ये 16/9 माइनस 4/1 आ गया। इसका जुज़ाफ़ी अकल ले लूँगा मैं, एलसीएम 9, इसका एलसीएम आ जाएगा। 9 को 9 से ज़रब करूँगा, इस 9 को इस 9 से ज़रब करूँगा, 9 को 9 से ज़रब करूँगा, 9 आंसर आना चाहिए। और जो यहाँ पे 1 आएगा ना, इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ 16 के साथ, तो ये 16 ज़रब 1 16 आ जाएगा। उसके बाद एक, इस 1 का 9 तक पहाड़ा पढ़ना है, इस 1 का 9 तक पहाड़ा पड़ा, तो ये 1 9 9 आ गया। अब ये जो 9 आया ना, इस 9 को मैं ज़रब करूँगा 4 के साथ, 34, तो ये 36 ये हो जाएगा। जुज़ाफ़ी का तरीका मैंने ये पहले वैसे सिखाया हुआ है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको डिटेल में भी बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जुज़ाफ़ी अकल होता क्या है। इसमें होता ये है कि आपने ये जो 9 है ना, ये 9, इस 9 का एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना होता है कि यहाँ पे 9 आ जाए। अब 9 का पहाड़ा क्या मैं पढ़ूंगा, 9 का पहाड़ा 1 9 ज़रब 1 पढ़ूंगा तो 9 आएगा। और ये जहाँ जिस पे पहाड़ा पढ़ा जा रहा है ना, इसको हमने इसके साथ ज़रब करना होता है। अब इसका कोई पहाड़ा पढ़ना है 1 का, कि जिसके ज़रब करने से यहाँ पे 9 आ जाए, तो 1 का पहाड़ा 9 तक पढ़ूंगा तो ये 9 आएगा। तो ये जो पहाड़ा पड़ा है ना, इसको इसके साथ ज़रब कर दूंगा तो ये 36 आ जाएगा। अब 16 माइनस 36 माइनस 20 आ जाएगा, और ये 9 वैसे आ जाएगा, तो ये माइनस 20/9 जो है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका सी सेक्शन है, सी सेक्शन को हम करते हैं, आइए देखिए इसको। सी सेक्शन के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है वो है g इंटू वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वेयर। अब इसकी जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो वैल्यूज़ ये हैं, g-8, g4 और g(u²) हमने पुट करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पुट करते हैं -8। जब इसमें मैंने -8 पुट किया तो ये 2 वैसे आ जाएगा, माइनस की लामत वैसे आ जाएगी, 8 ये जो 8 आ रहा है, और इसका आगे इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक गलती है, वो गलती आप ठीक कर लीजिएगा। ये जो 2 है ये ऐसे लिखा आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही लिखा आ जाएगा, और ये जो माइनस यहाँ पे है ना, ये माइनस यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगी। अब ब्रैकेट के अंदर आपने 8 को ब्रैकेट लगा के -8 लिख के उसके ऊपर उसका स्क्वायर लेना है। जब आप उसका स्क्वायर लेंगे ना, तो वो जमा का 64 आ जाएगा, जमा का यानी कि 8 ज़रब 8 होएगा, माइनस का 8 ज़रब माइनस का 8, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। और ये जो माइनस है, ये माइनस तो वो माइनस है जो ये बाहर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये 2 माइनस 64 हो जाएगा, तो ये माइनस का 62 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद g की वैल्यू 4 पुट करनी है, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही आएगा जो यहाँ पे है, और y का ये 4 का स्क्वायर लूँगा, 2 माइनस 16 आ जाएगा, -14 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो लास्ट वाली है उसमें हमने पुट क्या करना है, उसमें हमने u पुट करना है, g इंटू u²। ये 2 वैसे आ जाएगा, ये 2 वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गई, माइनस वैसे आ गई, और यहाँ पे y की जगह पे मैं लिख दूंगा u का स्क्वायर, ये u का स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद करके एक बाहर स्क्वायर और आ जाएगा। उसके बाद ये 2 वैसे आ जाएगा, माइनस की अलामत वैसे आ जाएगी, और ये 2 ज़रब 2 इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो ये इसका तीनों का हमने सोल्यूशन कर लिया है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद इसका डी पार्ट है, अफगान तालिबान का कयाम होते ही वो अमल में आ जाएगा। प्लान बन रहा है जिसके तहत पूरी कोशिश की जा रही है कि तरफ जो पहले किया यहाँ का जो ब्लॉक है चाइना पुट करनी है वो 25 101/9 और 1 माइनस x पुट करनी है। तो सबसे पहले हम 25 पुट करके देख लेते हैं, h इंटू 2 1, और यहाँ पे जब इसका 25 का जज़र लेंगे तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। 25 का जब आप जज़र लेंगे तो वो 5 होएगा। पहले आपने कैलकुलेटर में जज़र लिखना है, फिर 25 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे तो उसका जज़र 5 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें हमने 1/9 पुट करना है, इसमें हमने 1/9 पुट करना है। यहाँ पे आया मैं, अब 1/√1/9, ये 1 वैसे आ जाएगा, बटा वैसे आ जाएगा, 1 का जज़र 1 ही है और 9 का जज़र 3 बन जाएगा। अब ये यहाँ पे 1/3 है, यानी कि बटे के नीचे ये 1/3 है। जब आप इसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे ना तो ऊपर जाके ये 3/1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 1/3 है बटे के नीचे, ये बटे के नीचे क्या है 1/3। जब आप इसको बटे के यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके ये 3/1 हो जाएगा, और 3/1 का मतलब 3 ही होता है। अगर ये 3 लिखा तो इसका मतलब है कि इसके नीचे बटा 1 है, तो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद लिखना है मैंने 1 माइनस एक्स,
1 माइनस एक्स को सिंपल आपने h इंटू 1 माइनस एक्स 1 और इसको आपने जजर में लिख देना है। ये 1 माइनस एक्स 1 और x का जजर आप क्या लेंगे, 1 का जजर 1 ही है और माइनस x का जजर क्या है, x का जजर कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास x की कोई वैल्यू इसमें हमने पुट करके नहीं देखनी, तो इसका आंसर यही होएगा। तो ये हमने डी सेक्शन किया है। डी सेक्शन के बाद हम करते हैं ई सेक्शन। ये उसने ई सेक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास, ये यहाँ पे फंक्शन कहता है और आगे क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन लिखी हुई है। पहले हमने f की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहाँ पे आया मैं x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, x 1 का स्क्वायर आ गया, माइनस ये 2 आ गया और x की वैल्यू 1 लिख दी, ये +1 वैसे आ गया। a का स्क्वायर 1 ही होएगा और 2 ज़रब 1 ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जमा का 1 आ जाएगा। अब जमा का 1 और जमा का 1 2 और माइनस 2 करूँगा तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे -1। यहाँ पे वैल्यू पुट की है वो मैं आपको बता देता हूँ, -1। ये एक्स स्क्वेयर पे हमने पुट किया -1 का स्क्वेयर, -2 आ गया, x के अंदर हमने -1 लिख दिया और +1 वैसे आ जाएगा। a का जब मैं स्क्वेयर लूँगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, ये करेगा माइनस का 1 ज़रब माइनस का 1। अच्छा ये इसने ये वाला कैलकुलेटर पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो काम नहीं कर रहा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये तो काम नहीं कर रहा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई में जब आप इसको ज़रब करेंगे ना, ये -2 ये -1 है, ये 2 ज़रब 1 2 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसका आंसर 4 आ जाएगा। जब आपने x की जगह पे ये -1 पुट किया तो 1 ज़रब 1 होगा, 1 माइनस का 1 माइनस का आपस में ज़रब हुए, 1 ज़रब 1 1 आ गया और माइनस माइनस जमा आपस में जमा हो जाएंगे, वो यहाँ पे जमा हो गए। इसी तरह से ये 2 और 1 ज़रब होएगा तो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 1 वैसे आ जाएगा, ये 1 आ गया और ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 4। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हमने x + 1 पुट करना है। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे एंट्री होनी है, वो मैं आपको एंट्री करके देता हूँ। x की जगह पे मैंने पुट कर दिया x + h, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस फिर ये 2 आ गया इंटू x की जगह पे आ गया x + h ब्रैकेट बंद जमा 1। अब ये जो x + h है ना, ये निकलेगा हमारा स्क्वायर ओपन होगा, यानी कि a + b का स्क्वायर होता है ना, जिसे फॉर्मूला कहते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब ये वो होएगा x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस ये 2 फॉर्मूले का और x और h आपस में ज़रब हो जाएंगे। उसके बाद आ गया माइनस, ये 2x के साथ ज़रब होगा तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 2x के साथ हुआ माइनस का 2x आ गया और प्लस माइनस माइनस जब ये h के साथ होगा तो ये माइनस का 2h आ जाएगा और ये +1 जो है ये एंड पे वैसे ही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। समझ आ गई है ना? अगर आ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें कि समझ आ गई, अगर नहीं आई तो फिर भी बता दें। द फंक्शन ऑफ x, ये मुझे कैसे पता चला कि ये y x का फंक्शन है, वो मुझे इस तरह पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे अब y की कोई भी वैल्यू पुट करूँगा, ये मैंने इक्वेशन लिखी, मैंने कहा जो x है उसकी कीमत 2 है, उसके बाद यहाँ पे मैंने y = 3 और x की जगह पे 2 पुट किया प्लस 6 किया, 3 और 2 6, 6 + 6 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। तो इससे मुझे पता चल गया कि जो y है ना वो x का फंक्शन है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या x y का फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने इक्वेशन को लिखा y - 3x - 6 = 0। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने x को एक साइड पे निकालना है, क्योंकि अब मैंने चेक करना है कि क्या x y का फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है उसको मैंने डिवाइड किया 1/3 से। 1/3 x लिखा, ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। 1/3 ये 3x लिखा, ये माइनस की अलामत वैसे आ जाएगी। 1/3 और उसके बाद मैंने ये 6 यहाँ पे लिख दिया। अब 1/3 y ऐसे आ जाएगा, 3 के साथ कट जाएगा, माइनस का x रह जाएगा, 3 और 3 2 6,
और ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस का 2 यहाँ पर रह जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, x को मैंने लैदा करना है तो x यहाँ पे माइनस का है, x को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा तो जाके x प्लस का हो जाएगा। तो ये x यहाँ पे प्लस का हो गया, बाकी क्या रह गया 1/3y माइनस माइनस और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि जो x है वो भी y का फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं ना तो वो आपको x का एक प्रॉपर जो है ना वो एक डेफिनेट आपको आंसर देगा। तो पहले जो a पार्ट है उसमें x y का और y x का फंक्शन है। उसके बाद इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं b सेक्शन। तो आइए उसको b सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, इसमें उसने कहा है x² माइनस वाई। यहाँ से मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ये दूसरा है x² माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट हमने करना है। तो उसके बाद आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूँगा, यहाँ पे मैंने किया x² और y को मैं ले गया दूसरी साइड पे। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ y को, क्योंकि जो x² आ रहा है ना x² तो मुझे ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² है ये इंडिपेंडेंट वाली साइड पे है, डिपेंडेंट y है। तो पहले मैं y को चेक करूंगा, y इज इक्वल टू x²। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो y है ना वो x का फंक्शन है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखता हूँ तो 2 का जब स्क्वायर लूंगा 2/² 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है x जो है वो y का फंक्शन है। इसी तरह से अब मैं चेक करता हूँ कि क्या x y का फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे x² माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इधर x² माइनस का उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू वाई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जज़र ले लूँगा, यहाँ पे भी जज़र ले लूँगा, ये इसका स्क्वायर जज़र के साथ कट जाएगा, ये x रह जाएगा और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस जज़र y आ जाएगी। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू एक नहीं आ रही, डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पे कुछ y की वैल्यू लगाता भी हूँ तो एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी। तो जब कभी y की या x की 2 वैल्यूज आएंगी तो वो फंक्शन नहीं होएगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो y है वो x का फंक्शन है, लेकिन जो x है ना वो y का फंक्शन नहीं है। यानी कि x जो है वो y का फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका सी सेक्शन है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। आज सी सेक्शन करते हैं। सी सेक्शन में उसने कहा कि जी y इज इक्वल टू 3x²। तो इसमें सीधा सीधा मुझे समझ आ गई कि जो y है ना वो x का फंक्शन है। तो इसका तो यहीं पे फैसला हो गया कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। उसकी रीज़न ये है कि ये देखें यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सोल्यूशन भी किया हुआ है कि अगर y के अंदर 3 और x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे कि मैंने 2 पुट की तो 3 वैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12। तो ये एक मुझे डेफिनेट वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है कि y जो है वो x का फंक्शन है। अब इसी तरह से मैं देखूंगा कि क्या x y का फंक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया y इज इक्वल टू 3x²। अब मैंने क्या किया, इधर भी अंडर रूट ले लिया। अब इधर उधर मैंने चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं, क्योंकि ऑलरेडी x एक साइड पे और y एक साइड पे है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने अंडर रूट लिया और ये 3x² लिख दिया और इसका भी अंडर रूट ले लिया। ये अंडर रूट का ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, बाकी 3x रह जाएगा और ये प्लस जो y है जज़र के अंदर इसकी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक प्लस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। और मैंने आपको पहले से बताया हुआ कि अगर इस तरह से होएगा कि 2 अलामतें आ रही हैं, एक वैल्यू प्लस में आ रही है, एक माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो y का फंक्शन नहीं है। तो यही इसका आंसर है कि जो x है वो y का फंक्शन नहीं है, जबकि y x का फंक्शन है। क्लियर है? इसका जो लास्ट वाला पार्ट है डी वो ये है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो आए इसमें देखते हैं कि क्या x y का है और y x का है कि नहीं है फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा मैंने x² प्लस y², ठीक है। x² को एक साइड पे ले लिया और ये जो प्लस का y आ रहा था ना ये उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, यानी कि ये बन गया x² और ये 1 वैसे और ये इधर आके माइनस का y² हो गया। उसके बाद मैंने इसका जज़र लिया, इसका भी जज़र ले लिया, इसके जज़र के साथ स्क्वायर कट गया, ये सिर्फ x² रह गया और ये प्लस माइनस का 1 माइनस y² बन गया। यानी कि इसमें मुझे पता चल गया कि जो x है वो y का फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसी तरह से मैं y को भी देख लेता हूँ।
ये मैंने इक्वेशन लिखी, y एक साइड पर रह गया, ये 1 है, ये x उधर जाके माइनस का x² हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, इसका अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कट गया, ये y रह गया, और ये 1 माइनस x² प्लस माइनस का हो गया। यानी कि बस साबित हुआ कि जो x इज़ नॉट फंक्शन ऑफ y एंड y इज़ नॉट फंक्शन ऑफ x, यानी कि x y और y x का फंक्शन नहीं है। तो समझ आ गई है? आई होप कि समझ आ गई होगी। अभी जो हमारा 4.1 का क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 था वो भी हो गया है, 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है। अब इसका जो पार्ट 4 है ना, ये मैं आपको करवाता हूँ। इसमें वो कहता है द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ x इज a इज इक्वल टू x² बाय 2 is the area a function of side length x, यानी कि उसके पूछने का मतलब ये है कि क्या जो एरिया है क्या वो लेंथ का फंक्शन है या नहीं है। इसमें उसने क्या बताया, उसने बताया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है ना, उसकी तीनों साइड्स, उसके जो 3 साइड्स होती हैं वो तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आया मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये जो इसके ये जो ट्रायंगल के अंदर वाला जो एरिया है ना, ये इसका एरिया है, और ये इसकी साइड्स हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड, इनके जो एंगल्स हैं तीनों के, वो तीनों के बराबर हैं। अब देखें इसका जो फॉर्मूला है ना एरिया का फार्मूला है a इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 a स्क्वेयर, यानी कि इसकी जो साइड्स हैं उनका वो स्क्वेयर। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही मुझे बता रहा है कि जो एरिया है ना वो फंक्शन है इसकी लेंथ का। तो बस ये इससे प्रूव हो गया, इसके फार्मूला से ये प्रूव हो गया है कि जो एरिया है इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ, क्योंकि जो एरिया है वो मेरा डिपेंडेंट है और जो यानी कि मेरी आउटपुट है, इस वजह से एरिया बाहर है। तो इसको पढ़ते तो हम ऐसे ही हैं कि एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ। तो फार्मूले से ही भी हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, आप एक ट्राइंगल बना दें, ट्राइंगल का फॉर्मूला बना दें और साथ बस लिख दें कि एरिया इज़ द लेंथ ऑफ एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ लेंथ, ये आप लिख दें। और उसके बाद आप साथ ये भी मेंशन कर दें जो बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। इसने लिखा हुआ है ट्राइंगल साइड लेंथ इज़ x, और इसने लेंथ x लिखा हुआ है और उसने लिखा हुआ है कि एरिया x² डिवाइडेड बाय 2। ये वाला फार्मूला भी मुझे बता रहा है कि यहाँ पे जो एरिया है ना ये मेरा डिपेंडेंट है और ये मेरा जो है वो इंडिपेंडेंट है x। तो ये चीज़ें जो है ना ये मुझे बता रही हैं कि जो एरिया है वो क्या है, वो फंक्शन है x का, यानी कि फंक्शन है वो लेंथ का, एरिया फंक्शन है लेंथ का। तो आपने सिंपल इसका आंसर ये ट्राइंगल बना दें, ये बना दें, वो जो फॉर्मूला मैं लिखा है वो लिख दें और एक लाइन आपने एंड में लिख देनी है। आपने कहना है यस एरिया a इज द फंक्शन ऑफ लेंथ x। ये आप जो एक स्टेटमेंट लिखेंगे ये आपका आंसर है। उसके बाद आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली चीज लिखी आएगी ओरिजिनल कैपिटल इज 1 लाख। कैपिटल कितना है, 1 लाख है। पर मंथ इनकम कितनी है, 5000, और पर मंथ एक्सपेंस कितने हैं, 3000। अगर आपकी इनकम 5000 की है और आपने उसमें से 3000 रुपये एक्सपेंस किए हैं तो आपका प्रॉफिट कितना, पर मंथ प्रॉफिट कितना होगा, 5000 में से आप 3000 अपने निकाल देंगे, इनकम में से आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल देंगे, 2000 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। इस आंसर के बारे में आपने क्या मालूम करना है, इस आंसर के बारे में आपने मालूम करना है वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कि वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ टी मंथ्स एज फंक्शन ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टी। यानी कि टी के, अगर मैं टी को मैं कर देता हूँ इंडिपेंडेंट, टी का मैं फंक्शन बना देता हूँ कि टी के चेंज होने से जो है वो वैल्यू ऑफ बिजनेस चेंज होगी, तो इसका फंक्शन किस तरह से बनेगा मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखना, वैल्यू लिख दिया मैंने, वैल्यू के अंदर क्या आ गया, वैल्यू के अंदर सबसे पहले उसका कैपिटल आ गया, कैपिटल, ये उसका कैपिटल आ गया। अब हर महीने प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2000, और यहाँ पे मंथ कितने आ रहे हैं, यहाँ पे मंथ आ रहा है प्लस टी, और टी किस में आ रहा है, मंथ्स में आ रहा है। ये इसकी वैल्यू बन गई। वैल्यू अब देखना,
ये कैलकुलेटर पे देखना गौर से। अभी बिजनेस को हुआ है पहला महीना, मैंने लिखा 1/5 जमा 2000 जमा अभी 1 महीना हुआ है, तो इसका बन जाएगा, ये 1 महीने को जमा नहीं करना, ये 1 महीने को ज़रब करना है। ये यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो यहाँ पे जमा है ना, यहाँ पे ज़रब है, ये ज़रब इसके साथ ज़रब है, इसके साथ इसने ज़रब होकर फिर इसने उसमें जमा होना है, तो ये एक करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 जमा, फ़र्ज़ करें कि आपका ये जो टी है ना, ये आपको बिजनेस करते हुए गए 5 महीने, तो आप क्या करेंगे, आप पहले 2000 लिखेंगे, 2000 को यानी कि हर महीने आपका 2000 प्रॉफिट होता रहा है। उसके बाद टी को मैंने लिख दिया 2000 और महीने हो गए 5, तो ये 10,000 और जितनी उसकी वैल्यू टोटल है तो ये 1,10,000 रुपये बन जाएगा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो बिजनेस की वैल्यू है ना, वो टी का फंक्शन है। वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ टी। टी कैसे है कि जैसे जैसे टी चेंज होता रहेगा ना, इसकी टोटल वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर पहला महीना है तो ये 1,02,000 होएगा, जब दूसरा महीना होगा तो 1,04,000 हो जाएगा, तीसरा महीना होगा तो 1,06,000 हो जाएगा, चौथा महीना तो 1,08,000 हो जाएगा, पाँचवा महीना तो 1,10,000 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे टी की वैल्यू इसके साथ डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे ज़रब कर लीजिएगा, यहाँ पे ज़रब कर लीजिएगा, यहाँ पे ज़रब कर लीजिएगा, मैंने कह दिया यहाँ पे ज़रब कर लीजिएगा। तो ये जो टी है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब आपको 10 महीने हो जाएंगे ना कारोबार करते हुए, तो ये 2000 ज़रब 10 ये 20,000 हो जाएगा। 20,000 जब आपके कैपिटल में जमा होगा तो टोटल बिजनेस की वैल्यू 1,20,000 हो जाएगी। तो ये फंक्शन होता है कि जिसमें हम कोई एक वैल्यू चेंज करते हैं तो उससे जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। ये हमारा डिपेंडेंट है और ये हमारा इंडिपेंडेंट है। इसके अंदर ये वैल्यू हमारी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 5 हमने कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने वैल्यू को टाइम का फंक्शन बनाना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर एक इफ़ ₹60,000 होंडा CD70 डेप्रिशिएट 4% टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू ईच ईयर, फाइंड अ फंक्शन f दैट एक्सप्रेस द मोटरसाइकिल वैल्यू आफ्टर t ईयर्स। यानी कि मोटरसाइकिल की वैल्यू फाइंड करनी है आफ्टर t ईयर्स। तो आज मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसको आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले मैंने लिख लिया ओरिजिनल वैल्यू, मोटरसाइकिल की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 60,000। ईच ईयर डेप्रीसिएशन, हर साल कितनी डेप्रीसिएशन होगी? 4% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। जो 60,000 है उसका 4%। तो 60,000 का 4% किस तरह से लूँगा? 60,000 4% लिखा, उसके बाद मैं लिख दूँगा 60,000 और 4% का मतलब होता है कि 100 में से 10वां हिस्सा, तो यानी कि 4 को तकसीम कर दूँगा 100 के ऊपर। अब 4 0 4 0 के साथ कर जाएंगे, 4 0 0 4 0 0 और 6 4 24, 2400 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा कि 2400 जो है ना 2400 रुपये जो है वो डेप्रीसिएशन होगी हर साल। अब इसकी जो यहाँ पे बनेगी जो वैल्यू की यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो बनेगा वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू वो वैल्यू है जो मोटरसाइकिल की वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू 60,000 माइनस डेप्रीसिएशन 2400 डेप्रीसिएशन आ गई और साथ इसके टी लग जाएगा, टी इसके साथ ज़रा होता जाएगा। अब टी जो है वो एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वैल्यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं कहूँगा वैल्यू इज़ द फंक्शन ऑफ टी। किस तरह से? अगर टी की वैल्यू 1 है, अगर टी की वैल्यू 1 है तो फिर अमाउंट बनेगी, फर्ज करें टी की वैल्यू 2400 ज़रब 1, टी की वैल्यू 1 से ज़रब किया 2400 आ गया, जमा किया 60,000, तो फिर 62,400 वैल्यू आएगी। अगर आपके टी की वैल्यू में कर देता हूँ 2, 2400 ज़रब 2, मसलन के ये डेप्रीसिएशन होगी 2 साल की 4800 जमा 60,000 में से, अच्छा ये जो यहाँ पे ये ज़रब आ रहा है ना, ये ठीक कर लीजिएगा, ये यहाँ पे माइनस आना है। छोटी छोटी गलतियाँ इसमें मुझसे हो गई हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर करता जा रहा हूँ साथ साथ। जहाँ पे भी अगर कोई ये ह्यूमन एरर है, यहाँ पे आप इसको ये माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे था कि अगर आपके 2400 ज़रब
अगर आपके 2 साल हो गए हैं तो फिर आप इसको 2 से ज़रब करेंगे 4800, और अब 60,000 में से माइनस होगा 4800, यानी कि 1 साल बाद जो कीमत रह गई थी वो, जो 2 साल बाद कीमत रहती है वो 55,200 है, और जो 1 साल के बाद कीमत रहती है वो रहती है 60,000 माइनस 2400, वो रहती है 57,600। तो ये जैसे जैसे आप यहाँ पे टी की कीमत बढ़ाते जाएंगे ना उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये जो टी के बढ़ने से इसकी वैल्यू कम होती है, इसी को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लें, आपके एक आउटपुट की वजह से दूसरे इनपुट की वजह से जो आउटपुट के ऊपर फ़र्क पड़ता है उसको फंक्शन कहते हैं। ये बस चेंज कर लीजिएगा माइनस। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने क्या करना है, वो कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। क्या आपके पास फंक्शन दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फंक्शन, कि वो कांस्टेंट है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, जो भी उनका टाइप है वो हमने टाइप्स इसके अंदर देखनी है। तो आए बारी बारी इनको यहाँ पे इस चैप्टर को क्लोज करें हम। सबसे पहले आ गई है ये फंक्शन एफ इंटू एक्स 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4, जिसके अंदर x की वैल्यू 2 है, आंखें बंद करके लिख दें कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जिसमें x की वैल्यू 2 है, आंखें बंद करके लिख दें कि वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जिसके अंदर x की वैल्यू 1 है, आंखें बंद करके लिख दें वो लीनियर फंक्शन है। जिसके अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो आपका ये डिपेंडेंट से जो इस तरफ इंडिपेंडेंट आ रहा है वो कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यू आंखें बंद करके लिखते हैं वो लीनियर है। तो इसमें x की वैल्यू 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और इसकी जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल मीन के इसके x की वैल्यू 2 है। उसके बाद मैंने कहा था कि ऐसे फंक्शन जिसका यहाँ पे इनपुट जो है वो कांस्टेंट है, 1 2 3, ये जो 120 डिजिट्स जितने हैं ये कांस्टेंट है, तो उसको आप क्या लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पॉलिनोमियल 0 डिग्री होता है। उसके बाद आ जाए, इसमें v की वैल्यू आ रही है 1, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, जिसमें आपके वेरिएबल की x y v जो है ये तो वेरिएबल है, तो जिसमें आपके वेरिएबल की पावर 1 है वो आपका लीनियर है, और इसकी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, इसमें देखें ये x स्क्वायर है, जिसमें मैंने कहा था x की वैल्यू 2 है, उसमें आप उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे और वो 2 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद इसका ई सेक्शन जो है उसमें आ रहा है 5t। ये आपके ना आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक के अंदर यहाँ पे आई थिंक v लिखा हुआ है, लेकिन ये एरर है, ये आपने यहाँ पे इसको t लिखना है। तो यहाँ पे आप देखें t की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये आपका लीनियर फंक्शन है और 1 डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो गाइज ये हमारा चैप्टर जो 4.1 है, जो चैप्टर 4 है उसकी जो 4.1 की एक्सरसाइज, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके सारी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो अब इससे अगला लेक्चर है उसमें हम जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज है ना, उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर हम एक वीडियो में कवर करेंगे उसके शॉर्ट मल्टीपल चॉइसेस और शॉर्ट आंसर्स, और फिर उसकी एक्सरसाइज कैसे चलेंगे। तो ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और काइंडली इन वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो अपने आपके जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और दूसरी बात ये कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूज़ ऐसे होते हैं जो इन ऐसे लोगों की तरफ से आ रहे होते हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, लेकिन वो वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा देख रहे होते हैं। तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, और जो है वो इनके लिंक्स भी वीडियोज़ के शेयर कर दें। तो चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में ना हम 4.2 के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।